सुप्रभात राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री के दौरे की बात कर लेते हैं। सीएम भजनलाल का आज भरतपुर का दौरा है। सीएम भजनलाल आज पहुंचेंगे पुंचरी का लोठा और गुरु पूर्णिमा उत्सव में शामिल होंगे। सेवर लुधवाई जाने का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है, तो मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम का आपको दौरा बता रहे हैं। भरतपुर जाएंगे, गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव मनाया जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद सेवर लुधवाई जाने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। बड़ी खबर इस वक्त की, भरतपुर दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने ही गृह क्षेत्र में जाने के लिए आज फिर से कार्यक्रम इनका प्रस्तावित है, जहां पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब जल जीवन महाघोटाले को लेकर बड़ी खबर यह है कि संजय बड़ाया को ईडी आज स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी और आज ही संजय बड़ाया की रिमांड अवधि पूरी हो रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 16 जुलाई की शाम को ईडी ने संजय को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाकर किया गया था गिरफ्तार। पूर्व पीएचईडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का करीबी रहा है बड़ाया और ईडी की पूछताछ में कई अहम सबूत ईडी को मिले हैं और ईडी संजय बड़ाया, पदम जैन, महेश मित्तल, पीयूष जैन को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है और 6 से अधिक इंजीनियर्स के लिए बयान भी लिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आज संजय बड़ाया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड की अवधि खत्म हो गई है। 16 जून को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व मंत्री रहे अशोक गहलोत की सरकार में महेश जोशी के करीबी बताए जाए हैं। अब तक 4 लोगों पर, जो बड़े लोग हैं, जैसे संजय बड़ाया के साथ महेश जोशी के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 6 इंजीनियर्स और इसमें जल जीवन मिशन घोटाले में अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब ईडी अन्य दोषियों को भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि इनसे हुई पूछताछ में लगातार 4 दिन की जो रिमांड थी उसमें इनसे पूछताछ की होगी। जरूर कोई कड़ी पुलिस और ईडी के हाथ लगी होगी, जिसमें अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी अब हो सकती है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर इस वक्त आपको देंगे। लूणकरसन में बीजेपी नेता पर हमला किया गया है। बीजेपी नेता मदन दास पर जानलेवा हमला हुआ है। तो बीजेपी के नेता हैं जिस पर हमले की खबर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हथियारों से लैस होकर हमलावर आए थे और उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद हालांकि बीजेपी नेता को ट्रामा सेंटर रेफर भी कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी नेता की ट्रामा सेंटर में ये रेफर किया गया प्राथमिक उपचार के बाद। कई हथियारों से लैस होकर बदमाश आए और उनके ऊपर हमला किया गया। पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है। नाथवाना गांव के चक 247 में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। तो बीजेपी नेता मदन दास पर जानलेवा हमला किया गया है। बीकानेर के लूणकरसन से इस वक्त की बड़ी खबर ये बता रहे हैं। हथियारों से लैस होकर बदमाश आए, उसके ऊपर हमला किया, उसके बाद इनको प्राथमिक उपचार के बाद अब ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो बीजेपी नेता पर हमले की ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता पर यह हमला किया गया है। फिलहाल उनका इलाज इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में जारी है। और इसके पहले भी हमने देखा कि बीजेपी नेता पे कुछ बदमाशों ने हमला किया था, गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हालांकि उन बीजेपी नेता की उस दरमियान उस हमले में मौत हो गई थी और एक बार फिर से एक बीजेपी नेता के ऊपर हमला किया गया है। अब पुलिस पे यहाँ पर बार बार क्यों ये इस तरह से बीजेपी नेताओं पर हमला हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और संजय के ऊपर जो बीजेपी नेता हैं जिनके ऊपर हमला किया गया है, वो कौन लोग थे, क्या कोई आपसी रंजिश थी, किस वजह से उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि प्राथमिक उपचार के बाद उनको ट्रामा सेंटर फिलहाल रेफर कर दिया गया है। तो एक बड़ा सवाल अब राजस्थान में बन गया है कि क्यों बार बार बीजेपी नेता हमलावरों के शिकार हो रहे हैं। तो जिस तरह बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस होकर बदमाश आए और प्राथमिक उपचार के बाद अब ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। करना चाहिए या फिर नहीं, इन दिनों ये बहस का मुद्दा बना है। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिकों की नेम प्लेट लगाने की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने ऐसी ही मांग सरकार से की है। पहचान पर तकरार, सियासत बेशुमार। यूपी, उत्तराखंड के बाद प्रदेश में नेम प्लेट की मांग। किसी को सही लगे या गलत, कोई राजनीति करे या मंशा पर खड़े करे सवाल,
उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी ही होगी। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने योगी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए राजस्थान में भी ऐसे ही आदेश की मांग की है। बिल्कुल, मैं अपनी ओर से राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। यूपी में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सबसे पहले दुकानदारों को कांवड़ रूट पर उनकी दुकानों के बाहर नाम लिखने को कहा था, जिस पर जमकर राजनीति हुई। उम्मीद की जा रही थी कि योगी सरकार फैसले को वापस लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे प्रदेश में ही कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया, जिसकी प्रदेश कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने तारीफ की। योगी जी का पहले भी कहा है, कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, हम फूलों से बरसात करेंगे, फूलों से स्वागत करेंगे। तो ये जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले इस प्रकार के मेले त्योहार है, कलश यात्रा, शोभा यात्रा है, निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम होते जा रहे हैं, सुरक्षा भी दी जा रही है और हम चाहेंगे राजस्थान में भी अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही इस प्रकार के आयोजन को भी हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। यूपी सरकार के जैसे फैसले की मांग अब प्रदेश में भी हो रही है। सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगा रहा है। भाई ये जो राजनीति कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तो राजनीति करना जानते नहीं है। राजनीति किसकी हो रही है? राजनीति सिर्फ इसकी हो रही है कि हिंदू मुस्लिम कर करके किस तरह से आम आदमी को ये उनके दिमाग को खराब कर सके। फैसले को लागू करने के पीछे सरकार भले ही सुरक्षा और शुचिता की दलील दे रही हो, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति के चश्मे से देख रहा है। लेकिन ये भी किसी से छिपा नहीं है कि मजहब की आड़ में कई बार ऐसे वाकये भी पेश आए हैं जो विवादों में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। पेयजल आपूर्ति निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी, पीएचईडी का निजीकरण कर सकती है राज्य सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेयजल आपूर्ति निजी कंपनियों को अब बता दें कि सौंपने की तैयारी की जा रही है। पीएचईडी का निजीकरण कर सकती है राज्य सरकार, ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का गठन भी किया जा सकता है। RWSC के जरिए निजी कंपनियां अब पेयजल आपूर्ति संभालेंगी, यानी कि प्राइवेट कंपनियों की अब पीएचईडी महकमे में एंट्री की ये खबर बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ली RWSC बोर्ड की बैठक और बैठक में संबंधित कई विभागों के अधिकारियों से चर्चा हुई है। योजना आयोग, वित्त विभाग, जलदाय विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। निजीकरण के विरोध में इंजीनियर्स और पीएचईडी कर्मचारी संगठन, इंजीनियर्स कर्मचारी संगठनों ने पत्र लिखकर नाराजगी भी इस दौरान व्यक्त की है। संवाददाता राकेश फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। राकेश, जानकारी निकलकर सामने आई है कि पेयजल आपूर्ति निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से राजस्थान सरकार द्वारा जो है पीएचईडी डिपार्टमेंट का निजीकरण करने की तैयारी, इस मामले को कल जो राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जो बैठक हुई थी, इसमें योजना आयोग, वित्त विभाग और कई अन्य विभागों के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। और इसके बाद जो इंजीनियर्स एसोसिएशन हैं, कर्मचारी और अधिकारी संगठन हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ कल विरोध जताया, पत्र भी दिया है। चूंकि निश्चित तौर पर इसमें वो वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जो इस कॉरपोरेशन के निर्माण में भी उनकी भागीदारी है। तो अब राज्य सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से हर घर नल से जल योजना जो लागू की है, इसका संचालन और जो है संधारण दोनों निजी हाथों में सौंपा जाए। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों ने पत्र लिखे हैं संगठनों ने, और उन्होंने इस बात का विरोध जताया है कि
पहले जिस तरीके से रोडवेज का निजीकरण किया गया, रोडवेज लगातार घाटे में है और बंद होने के कगार पर है। बिजली कंपनियों को जिस तरीके से निजीकरण किया गया, बिजली कंपनियों पर बहुत बड़ा अभी भी कर्जा है। अगर पानी को पेयजल आपूर्ति का निजीकरण किया जाएगा तो निजी कंपनियां इसके संचालन को सही तरीके से नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पानी राज्य का विषय है और राज्य के विषय में राज्य सरकार ही निर्णय लेने की स्थिति में होती है। अब सभी अधिकारी कर्मचारी इसके खिलाफ हैं। जलदाय मंत्री से भी कल अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने जो है इसको लेकर के विरोध जताया है, पत्र भी लिख करके दिए हैं। और अब निश्चित तौर पर राज्य सरकार तेजी से, जो हमारी जानकारी में आया कि राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवेज कॉर्पोरेशन का गठन करके और जो है इसका निजीकरण करने की तैयारी कर रही है। सरकार की मंशा क्या है अभी तक ये आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह के संकेत हाल ही में जलदाय मंत्री ने भी दिए थे कि जो जलदाय विभाग है इसको निजी कंपनियों के जरिए इसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो पीएचईडी का निजीकरण अब राज्य सरकार कर सकती है। राजस्थान वाटर सप्लाई कॉर्पोरेशन के साथ बैठक भी कल की गई है। अब तमाम सवाल जिस तरह संवाददाता बता रहे थे कि क्योंकि रोडवेज और बिजली का निजीकरण किया गया वो घाटे में चल रही है, तो क्या पीएचईडी का जो निजीकरण करने का जो सरकार फैसला ले रही है क्या आने वाले दिनों में वो सही साबित होगा या फिर नहीं। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ के साथ अपने 35 साल पुराने रिश्ते को ताजा कर रही हैं। इस दौरान उनका एक अनोखा अंदाज सामने आया है जिसे खूब पसंद भी किया जा रहा। देखिए रिपोर्ट। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर झालावाड़ के झालरा पाटन की है, जहां प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। जी हां, प्रदेश के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ दौरे पर हैं। झालरा पाटन में वसुंधरा राजे का काफिला छोड़कर कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर सवार हुई। उन्होंने स्कूटी पर बैठकर शहर के गली मोहल्लों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी नेता और पदाधिकारी समेत कई अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। झालरा पाटन में शहर की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष को निर्देश भी दिए। वहीं पूर्व सीएम को अपने बीच पाकर शहर में आमजन भी काफी उत्साहित नजर आए। इससे पहले वसुंधरा राजे ने झालावाड़ शहर का दौरा किया था और शहर के हालात जाने थे। इस दौरान राज्य कार्यकर्ताओं और आम लोगों से भी मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको देंगे। एमएलए जयदीप बिहाणी सहित कई लोगों पर मामला दर्ज। मारपीट सहित अपहरण करने का कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से इस वक्त ही बता रहे हैं। श्रीगंगानगर के डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा ने ये मामला दर्ज कराया है। पूरा मामला आपको बता दें, जयदीप बिहारी सहित कई लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है। दरअसल अपहरण का ये पूरा मामला मारपीट के साथ अपहरण करने का मामला था, जहां कोतवाली में ये मामला अब दर्ज हो गया है। और ये मामला और कोई नहीं बल्कि श्रीगंगानगर के डॉक्टर हैं श्याम सुंदर अरोड़ा, उन्होंने ये मामला दर्ज कराया है। बताते चले कि एमएलए जयदीप बिहारी सहित कई लोगों पर यह मामला दर्ज है, जहां पर यह आरोप डॉक्टर के द्वारा लगाया गया कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें अपहरण किया गया उनका, और फिर उसके बाद वो कोतवाली सीधे पहुंचे डॉक्टर श्याम सुंदर। और उसके बाद एमएलए जयदीप बिहारी के साथ अन्य लोगों पर यह मुकदमा दर्ज कराया। तो मारपीट सहित अपहरण करने के मामले में ये मामला निकलकर सामने आया है। एमएलए जयदीप बिहारी पर आरोप लगाया है श्रीगंगानगर के डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा ने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या है पूरा मामला? डॉक्टर श्याम सुंदर के अरोड़ा के साथ क्या कुछ हुआ है?
देखिए, जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है उसमें ये समझ आया है कि डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा के द्वारा यहाँ पर गंगानगर विधायक आने को लेकर कोई टिप्पणी की और इस मीडिया पर स्थानीय विधायक जयप्रकाश नाराज चल रहे थे और उसमें अपने समर्थकों डॉक्टर सुंदर अरोड़ा न केवल घर से की मारपीट किया, ऐसा आरोप डॉक्टर सुंदर अरोड़ा ने गंगानगर विधायक पर लगाए हैं। अब जब से ही ये मामला आया है उसके बाद के सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा मामला है और आज प्रेरित है। यहाँ तक कि श्री गंगानगर व्यापार मंडल है या अन्य व्यापारी हैं, उन्होंने भी आज मामले को झूठा बता। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर बड़ी खबर आपको श्री गंगानगर से बता रहे हैं। डॉक्टर संजय के साथ मारपीट और अपहरण की खबर जैसे ही आई उसके बाद उन्होंने सीधे थाने पहुंचे और जयदीप बिहारी जो कि एमएलए हैं उनके ऊपर और उनके साथ कई लोगों के ऊपर ये मामले आरोप लगाया गया और फिर मामला दर्ज कराया गया। इधर राजस्थान में बिगड़े बिजली के तंत्र को सुधारने का काम सरकार युद्ध स्तर पर शुरू करने जा रही है। राजस्थान के ऊर्जा विभाग ने नई जीएसएस और बिगड़े बिजली के तंत्र को सुधारने का डिटेल प्लान तैयार किया है। इसके लिए केंद्र की सरकार से भी राजस्थान को मदद मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिगड़े बिजली तंत्र को सुधारेगी सरकार। केंद्र सरकार देगी 10,000 करोड़ की सौगात। किसानों को प्रभावित भूमि का मुआवजा भी देगी सरकार। राजस्थान में बिगड़े बिजली के तंत्र के कारण जनता खासी परेशान है। न पब्लिक को समय पर बिजली मिल रही है, इसके अलावा उसे अघोषित बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ता है। बिगड़े बिजली तंत्र को सुधारने के लिए सूबे की सरकार ने डिटेल प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत राजस्थान में नई बिजली की लाइनें बिछाने, बिजली से वंचित गाँव को बिजली से जोड़ने, बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड करने, नए जीएसएस लगाने जैसे प्रमुख कार्य शुरू किए जा रहे हैं। सरकार के निर्देश पर राजस्थान का ऊर्जा विभाग इसकी तैयारी में जुटने जा रहा है। राजस्थान में नए जीएसएस और बिजली की लाइनों को बिछाने के लिए किसानों की जमीन लेने में आने वाली दिक्कत को भी दूर करने के लिए प्लान बनाया गया है। इस प्लान के तहत किसानों को अब बिजली की लाइनें, बिजली के बड़े टावर और जीएसएस के लिए जमीन देने पर डीएलसी रेट का दोगुना मुआवजा मिलेगा। वहीं बिजली की लाइन के नीचे की जमीन पर डीएलसी का 30% मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की माने तो सरकार जल्द इस प्लान पर काम शुरू करने जा रही है। प्रसारण निगम की जो हमारी 132, 220, 400 की जो लाइनें हैं और वहाँ पर किसानों के खेतों से जब लाइनें निकलती थी उसका मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं था। अब वहाँ पर टावर खड़ा करेंगे, उसको टावर के आसपास 1 मीटर तक की जमीन जो किसान की होगी उसका डीएलसी रेट से डबल मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान के बिजली तंत्र को मजबूत बनाना आसान नहीं है, क्योंकि सालों पुराने बिजली के तंत्र की मेंटेनेंस समय पर नहीं होने की वजह से भी जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राजस्थान की सरकार राजस्थान में करीब 70 नए जीएसएस बनाने जा रही है। बिजली तंत्र में मददगार बनेंगे जीएसएस। प्रसारण तंत्र को सुधारेंगे 68 नए जीएसएस। राज्य में 765 केवी के 6 जीएसएस का होगा निर्माण, 400 केवी के 7 जीएसएस का होगा निर्माण, 220 केवी के 15 जीएसएस का होगा निर्माण, 132 केवी के 40 जीएसएस का होगा निर्माण। इसके अलावा बिजली की लाइनों का भी होगा विस्तार। इसमें सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं और लगभग 10,000 करोड़ का हमारा जो प्लान है कि हम प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नए 132 के जीएसएस बनाएंगे, 220, 400, 765 और लाइनों का भी विस्तार करेंगे ताकि आने वाले 31-32 तक की जो हमारी आवश्यकताएं उसको हमने रिव्यू करके वहां तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने प्लान तैयार किया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बजट मिलते ही ऊर्जा विभाग जीएसएस का कार्य प्रथम फेज में अगले सालों में पूरा करने का प्लान बना चुका है। राज्य के बिजली उपभोक्ता लंबे समय से बिजली का बिल सबसे महंगा भर रहे हैं, मगर उन्हें सबसे बेहतर बिजली देने में राज्य की बिजली कंपनियां नाकाम नजर आ रही हैं। लेकिन अब केंद्र और राज्य दोनों जगह आपसी समन्वय वाली सरकार है। ऐसे में केंद्र भी राज्य को बिजली के बिगड़े तंत्र को सुधारने के लिए आरडीएसएस योजना में आने वाले दिनों में 10,000 करोड़ की मदद देने जा रहा है, जिससे उम्मीदें बढ़ गई हैं कि राज्य का बिगड़ा बजट बिजली तंत्र जल्द सुधरना शुरू होगा।
ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जब बिजली का प्रसारण तंत्र सुधरेगा तो जाहिर तौर पर राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को खासी राहत मिल सकेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कर लेते हैं। आज अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी विधानसभा में। विधानसभा में आज नहीं होगा प्रश्नकाल और शून्यकाल। सदन में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। सदस्यों की चर्चा के बाद मंत्री इस पर जवाब देंगे। तो विधानसभा में कार्रवाई का आज आपको जो शेड्यूल है वो आपको बता रहे हैं। दरअसल आज अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्यवाही शुरू नहीं होगी बताते, और ना ही शून्यकाल की। सदन में आज चाहे उच्च शिक्षा की बात, टेक्निकल एजुकेशन यानी कि तकनीकी शिक्षा, परिवहन विभाग और अनुदानों पर मांग की चर्चा होगी, जिस पर सवाल पूछे जाएंगे विपक्ष की तरफ से। सदस्यों में चर्चा की जाएगी और उसका जवाब मंत्री की तरफ से दिया जाएगा। खबर टोंक जिले के मालपुरा से है, जहां 4 साल के मासूम छात्र को क्लासरूम में बंद करके चले जाने के मामले में एक्शन हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने लापरवाही के आरोप में 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। तो डेजपास प्राइमरी स्कूल की कार्यवाहक प्रधानाचार्य रूबीना खातून और अध्यापक पूजा चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। दोनों शिक्षिकाओं का जिला मुख्यालय अटैच किया गया है। बताते चले कि बीते दिन स्कूल के टीचर मासूम छात्र को कमरे में बंद कर घर चले गए थे। 2 घंटे के बाद ग्रामीणों ने बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकाला था। ग्रामीणों ने आज स्कूल पहुंचकर आक्रोश जताया, तो शिक्षा विभाग ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए। और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर।